हेलो दोस्तों, वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम। आज अपने स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल है। ये वीडियो अपने काफी पार्ट्स में करेंगे, एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, एक बार मैं गेट बंद कर लूं। हाँ, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम है। तो लिखना चालू करते हैं। नोट साथ साथ बनाना, एक कॉपी पेन रखना। इसको मूवी की तरह मत देखना वरना सब कुछ गोल हो जाएगा, फिर मेरे को मत कहना। केमिकल chemicals found in living cell। लिविंग सेल में जो केमिकल फॉर्म मिलते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं। आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। देखो, लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल मिलते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अब ये लिविंग सेल कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि जो अपना लिविंग सेल है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। लिविंग की बात करें, चारों में से किसी के अंदर भी जो केमिकल मिलेंगे उन्हें अपने कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो जो बायोमोलिक्यूल है ना, वो अपने को लिविंग में ही मिलेंगे और नॉन लिविंग में ही मिलेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एक चीज की, जो बायोमोलिक्यूल है वो लिविंग में मिलेंगे, नॉन लिविंग में मिलेंगे। लेकिन ज्यादा किस में मिलेंगे? तो इसका आंसर है ज्यादा अपने को लिविंग में मिलेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। अब देखो, नॉन लिविंग में आप सोच रहे हो कहां मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलेंगे। कौन मिलेंगे? बायोमोलिक्यूल मिलेंगे, लेकिन लेस अमाउंट में मिलेंगे। यहां पर लिख देंगे प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ठीक है, लेस अमाउंट में मिलेंगे। अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है बायोमोलिक्यूल की, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उन्हें अपने क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल। इन लिविंग टिश्यू आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये देखो, मैं साइड हट जाता हूं, पूरा नोट कर लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं, मैं रेस कर रहा हूं। अरे मैंने हेडिंग मिटा दी, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब अपने सबसे पहला टॉपिक करेंगे एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। हेडिंग डालो एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। इसमें क्या है? सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपना पहला स्टेप आएगा टेक लिविंग टिश्यू। एक लिविंग टिश्यू लो। अब चाहे वो एनिमल लिविंग टिश्यू हो, चाहे वो प्लांट लिविंग टिश्यू हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को लिविंग टिश्यू चाहिए। लीफ क्या हो जाएगा? एक प्लांट लिविंग टिश्यू। देख सकते हो यहाँ पे प्लांट लिविंग टिश्यू। और अपना जो लीवर है वो हो जाएगा एनिमल लिविंग टिश्यू। लीवर याद रखना क्या हो जाएगा? एनिमल लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू लो, चाहे वो लीफ लो, लीवर लो, आपकी मर्जी है। फिर क्या करेंगे? सेकंड स्टेप है उसका ग्राइंड या फिर सेंट्रीफ्यूगेट। इट विल ट्राई, ये अलग है, इसको याद है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड टू ऑब्टेन
स्लरी। देखो लिविंग टिश्यू लिया, फिर अपने क्या करेंगे, उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मोटर और पेस्टल, विद मोटर एंड पेस्टल। देखो मोटर और पेस्टल क्या होता है, अपने घर पे चटनी चुटनी बनती होगी, देखो यार मोटर होता है इस तरह का होता है, इस तरह का। उस पे ऐसे 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 अपने ना पेस्टल की मदद से किसी चीज को घिसते हैं, तो वो मोटर पेस्टल होती है। तो अपने उसको ग्राइंड करेंगे विद हेल्प विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, Cl3CCOOH। तो जब उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ अपन ने ग्राइंड किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया, तो अपने को स्लरी मिली। फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, स्टेन इट थ्रू, स्टेन इट थ्रू अ चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ। ठीक है, ऐसे ये वाला लास्ट स्टेप क्या हो रहा है, जैसे अपने को वो स्लरी मिल गई, कोई अपने को स्लरी मिल गई, फिर एक कपड़ा लो, कॉटन क्लॉथ ले लो, मैं गर्म करूंगा कॉटन क्लॉथ ले लो, फिर उसके अंदर वो स्लरी डाल दो, फिर उसको ऊपर से पींच दो, नीचे जो निकल जाएगा उसे कहेंगे अपने फिल्ट्रेट, ऊपर जो उस कपड़े में रह जाएगा उसे कहेंगे रिटेंटेट। तो अपने ऐसे करने के बाद दो फ्रैक्शन आएंगे अपने पास, एक आएगा रिटेंटेट, एक आएगा अपने पास, यार गली वालों की बहुत आवाज आती है, हाँ, एक आएगा रिटेंटेड और एक आएगा फिल्ट्रेट। रिटेंटेड को अपने कहते हैं एसिड इनसोल्यूबल पूल, रिटेंटेड को क्या कहते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल, और फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं अपने, एसिड सोल्यूबल पूल। तो इतना नोट करो, फिर अपने आगे डिटेल में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। काला पेन ले लेता हूं मैं। दो फ्रैक्शन मिले अपने को, एक था एसिड सोल्यूबल, एक था एसिड इनसोल्यूबल। ठीक है, एसिड सोल्यूबल को क्या कह रहे थे, फिल्ट्रेट, और एसिड इनसोल्यूबल को अपने क्या कहते हैं, रिटेंटेड। इसका एसिड सोल्यूबल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 18 से लेके 800 डाल्टन के बीच का, डाल्टन कह रहा हूं मैं। और रिटेंटेड का जो साइज होता है वो होता है मोर देन 10,000 डाल्टन। देखो साइज हो गया। अब अपने इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर जो मॉलिक्यूल आएंगे उनको क्या कहेंगे, कंटेन्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, जो इसके अंदर आएंगे उन्हें बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, और जो रिटेंटेड फ्रैक्शन में आएंगे मॉलिक्यूल उन्हें अपने क्या कहेंगे, कंटेन्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इतना ही फर्क है माइक्रो मैक्रो का, मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे। ठीक है, और इसमें अपना आ जाएगा शुगर आ जाएगा। क्या क्या आ सकता है बायो माइक्रो मोलिक्यूल, कौन से आएंगे, तो शुगर आ जाएगा और अमाइनो एसिड आ जाएगा और न्यूक्लियोटाइड भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे सारी इनकी सिंपल फॉर्म आई। अब अपने को एसिड इनसोल्यूबल के अंदर जो लिखने एग्जांपल, तो इनका पॉलीमेरिक फॉर्म लिख दो। लाइक शुगर का पॉलीमेरिक फॉर्म क्या हुआ, पॉलीसैकेराइड। अरे कुत्ते आज ही भूखेंगे। पॉलीसैकेराइड। और अमीनो एसिड का जो अपना पॉलीमेरिक फॉर्म क्या होगा, प्रोटीन। और न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमेरिक फॉर्म होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड। सिंपल है ना, बस ऐसे ही करते जाओ। ये मैंने क्या किया, इनकी पॉलीमेरिक फॉर्म लिखी है, पॉलीमेरिक
फॉर्म, ठीक है। ये पॉलीमेरिक फॉर्म लिखिए इनकी। यहां पे क्या आ जाएगा अपना साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, साइटोप्लाज्म आएगा लेकिन विदाउट ऑर्गेनेली, विदाउट, ये विदाउट है, विदाउट ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली है वो एक सेकंड, फिल्ट्रेट है ना, हाँ इसमें तो आएगा, सॉरी गलती होगी। हाँ डस्टर मेरा, ये फिल्ट्रेट है, सही लिख रहा था आपने, हाँ। इसके अंदर आएगा साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, कंपोजिशन विदाउट, सही लिख रहा था मैं, विदाउट ऑर्गेनेली, क्योंकि ऑर्गेनेली तो ऊपर फंस जाएगी ना, ठीक है। यहां क्या आएगा मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ साइटोप्लाज्म विद प्लस क्या आएगा सेल ऑर्गेनेली। मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा होगा मैंने। देखो जो अपना एसिड सोल्यूबल पूल है फिल्ट्रेट, उसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म आ जाएगी, और जो एसिड इन सोल्यूबल पूल है रिटेंटेट, उसमें क्या होगा जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल हो गए मैक्रो मॉलिक्यूल प्लस सेल ऑर्गेनेली आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपने एक, इसके अंदर एक्सेप्शन आती है वो लिखो यहाँ पे, एक्सेप्शन पॉइंट टू बी नोटिस्ड। इसके अंदर लिपिड आ जाता है, लिपिड का जो वेट होता है ना वो 800 डाल्टन से कम होता है, वेट नहीं साइज, लिपिड का साइज होता है ना वो 800 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी वो रिटेंटेड फ्रैक्शन में आता है। ऐसा क्यों? जब अपने सेल मेम्ब्रेन में जब लिपिड बाहर निकलता है तो वेसिकल बना लेता है, और वेसिकल जो है वो ऊपर वो अपना कपड़े में फंस जाएंगे, नीचे उतरेंगे नहीं, तो इसलिए लिपिड आएगा अपना रिटेंटेड फ्रैक्शन के अंदर। दोबारा समझाता हूँ कि अपना जो लिपिड है वो रिटेंटेड फ्रैक्शन में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वेसिकल बना लेता है, वेसिकल मतलब कॉटन क्लॉथ लिया तो वेसिकल के वो नीचे नहीं उतरेगा, उसके अंदर ही रह जाएगा। भले ही उसका वेट 800 साइज 800 डाल्टन से कम है, लेकिन फिर भी वो रिटेंडेड फ्रैक्शन में ही आएगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना। अब अपने आगे बढ़ेंगे, आप नोट करो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। वो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो एक सेल की बात करते हैं। एक सेल में वाटर कितना होता है? 70 to 90%। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन होता है 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कार्ब से लिख लो, कार्बोहाइड्रेट लिख लो 3%। लिपिड कितना होता है? 2%। और न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है 5%। और आयंस कितने होते हैं सेल के अंदर? दैट इज 1%। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेटा, इस पे क्वेश्चन आता है। तो अपने इसमें देख सकते हैं कि सेल के अंदर वाटर सबसे ज्यादा है। एक बात याद रखना, वाटर मोस्ट अबंडेंट केमिकल है। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग वर्ल्ड। पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट केमिकल कौन सा है? वाटर। ठीक है, और आयंस कौन से आ सकते हैं सेल के अंदर? मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Cu2 पॉजिटिव हो गया, Fe2 पॉजिटिव हो गया। ये सारे आयन है जो अपने सेल में आते हैं, मतलब होते हैं। तो ये आप नोट करिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। मैं इरेजर लाता हूँ, डस्टर लाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपना मेटाबोलाइट। गिर गया मार्कर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मेटाबोलाइट। उससे पहले एक चीज समझो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ब्रो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम, एक बार डेफिनेशन लिखना फिर समझाता हूँ। सम ऑफ टोटल
of all reactions occurring in body is known as called as लिख लो मेटाबॉलिज्म। थोड़ी इंग्लिश पे ध्यान रखना भाई, ज्ञान बहुत है लेकिन उतारना नहीं आता, डोंट माइंड। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सारी अपने बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो सारी को मिला के, मतलब हम कह सकते हैं टोटल ऑफ द ऑल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का जो रिजल्ट होता है, ये रिएक्शन है, इसके रिजल्ट के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को अपने कहते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो वो अपने आते हैं मेटाबोलाइट्स प्राइमरी भी होते हैं, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी। मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी भी होते हैं। तो जो अब इसमें पहला पॉइंट देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट में, नो रोल इन, अरे प्राइमरी का रोल होता है मतलब छींक रहे इनका रोल होता है, रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रोल इन बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस like respiration and photosynthesis। पूरा ही लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहा, धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे साथ मैं क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ। तो देखो यार, जो अपना प्राइमरी मेटाबोलाइट है ना, इनका रोल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, और अपने ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं उनका एक बहुत गहरा रोल होता है। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है वो अंडरस्टूड होता है, याद रखना। इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है, मतलब इनका फंक्शन आप पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफिएबल, हाँ ये सही है, आइडेंटिफिएबल फंक्शन। इनका फंक्शन अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका फंक्शन हमें पता लग जाएगा। अब आते हैं अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट में, नो रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो अब यार देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना, इनका कोई रोल नहीं होता ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, और अपने क्या है, इनका फंक्शन पता नहीं होता, फंक्शन नॉट अंडरस्टूड। देखो जो अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ना, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता, और इनका फंक्शन हमें पता भी नहीं होता। फंक्शन बता नहीं सकते क्या, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं अपने साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से मिलेगा अपने को साइनोटॉक्सिन, जो हम एज अ हर्बिसाइड यूज करते हैं, यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। देखो ये जो केमिकल है साइनोटॉक्सिन, ये साइनोबैक्टीरिया के लिए कोई काम का नहीं है, मतलब ये जिस बॉडी से निकल रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसके लिए कोई काम के नहीं है, दूसरे के लिए काम के हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे फंक्शन नॉट अंडरस्टूड। साइनोबैक्टीरिया निकला साइनोटॉक्सिन, जो साइनोटॉक्सिन साइनोबैक्टीरिया के लिए कोई काम के लिए नहीं है, लेकिन हम इसे एज हर्बिसाइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक बड़ी सी टेबल बनती है, वो बनाएंगे। इससे पहले आप ये नोट कर लो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मार्कर उठा लो। हाँ ठीक है, अब अपने बनाएंगे टेबल सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मैं इसकी ट्रिक याद रखना हूँ, टेबल होती है बड़ी, एल डी पी।
ये ट्रिक आपको सही लगे तो याद कर लेना, वरना आपको याद तो करना ही पड़ेगा, टेबल क्वेश्चन इसी में से आते हैं। सबसे पहले आता है पिगमेंट। पिगमेंट में कौन आएंगे? कैरोटीनॉइड और एंथोसाइन। पिगमेंट में कौन है? कैरोटीनॉइड, एंथोसाइन और डी। हाँ सही है ना, कोई वर्ड तो मिस नहीं कर रहा मैं। पिगमेंट और यहाँ पे अपना आ जाएगा टर्पिनॉइड्स। स्पेस कम, टर्पिनॉइड्स में आ जाएगा मोनोटर्पन, डाइटर्पन, ठीक है। और एसेंशियल ऑयल, ये एसेंशियल ऑयल है। एसेंशियल ऑयल में आ जाएगा लेमन ऑयल और ग्रास ऑयल। और अपना जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन में आ जाएगा एब्रेनिसिन, ठीक है। ये लेक्टिन में आ जाएगा अपना कॉनकेवलिन ए। ये टेबल भाई एज इट इज याद करनी पड़ेगी कि इसमें से सीधा सीधा एमसीक्यू बन के आएगा, या फिर अपने को सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल बनाने का क्वेश्चन आएगा, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कॉनकेवलिन ए। और अपना ड्रग में आ जाएगा अपना विनब्लास्टिन, कर्क्यूमरिन। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आ जाएगा रबर, गम और सेलुलोज। अच्छा एक रह गया, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा एल्कलॉइड। देखो एल्कलॉइड में क्या आ जाएगा? मोर्फिन और कोडीन। स्पेलिंग में ध्यान मत देना यार, वर्डिंग पे ध्यान दो। मोर्फिन और कोडीन, ठीक है। अब कुछ कुछ के फंक्शन भी है, जैसे मैं बताता हूँ कि कर्क्यूमिन कैंसर ट्रीटमेंट यूज होता है, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। यार बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं छोटे लिखने आदत है, इसलिए ध्यान मत देना। टॉक्सिन एब्रेनिसिन और लेमन ऑयल, ये ऑयल एसेंशियल ऑयल है, ऐसे अपने कॉस्मेटिक्स में उनका यूज होते हैं, यूज इन कॉस्मेटिक्स। और डाइटर्पन अपना ये पेंट्स में यूज होता है। और कोडीन अपना पेन किलर की तरह यूज होता है, यूज एज पेन किलर बाय डॉक्टर्स इन पोस्ट सर्जरी। सर्जरी होने के बाद यार बहुत पेन होता है, मेरे को भी हुई नहीं हुई, लेकिन बहुत पेन होता है सर्जरी होने के बाद। तो उस पेन को कम करने के लिए अपने क्या यूज करते हैं? ये अपना कोडीन। ये ड्रग्स होते हैं जो बेसिक एल्कोलॉइड होते हैं, जो क्या करते हैं? पेन के मतलब पेन कम कर देते हैं, तो डॉक्टर हमें देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रेस कर रहा हूँ मैं इसको, अब नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग। अरे मतलब ना लिविंग टिश्यू, ठीक है। अब अपने देखते हैं, चलो ध्यान दो, नींद उड़ाओ। तो अपने अब लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। इसके लिए इसका जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है एश एनालिसिस। इस बात को याद रखना, प्रोसेस का नाम होता है एश एनालिसिस। सबसे पहले टिश्यू लेंगे, राइट, वेट टिश्यू। पहला है कि अपने एक वेट टिश्यू लेंगे, गिल्ला टिश्यू। वेट का मतलब गिल्ला होता है, टेक वेट टिश्यू। फिर उसका ले लो वेट वेट, ये वेट लिखा हुआ है। वेट टिश्यू, गिला टिश्यू लिया, उसका वेट वेट ले लिया।
फिर क्या करें, उस वेट टिश्यू को ड्राई करने छोड़ दो, ड्राई इट। वाटर उठ जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, वाटर विल इवेपोरेट। बच गया क्या अपने पास, ड्राई टिश्यू। ड्राई टिश्यू क्या ले लो, ड्राई वेट। मैं तेज लिखने के लिए ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप ना पॉज कर करके डिटेल नोट्स बना ले, मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ। ये तो मैं आपको फटाफट एक तरीके दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। आराम से अपना टाइम लेके पॉज कर करके वीडियो देखो, और बाकी ऐसे लिखना है तो बड़ा और ही बढ़िया। ठीक है, ड्राई टिश्यू का आपने ले लिया ड्राई वेट। अब अपने इस ड्राई टिश्यू को बर्न कर देंगे, बर्निंग करेंगे। बर्निंग, बर्निंग से क्या होगा, जो कार्बन कंपाउंड्स है उनका हो जाएगा कंबशन। लाइक देखो, C+O2 से क्या होता है, CO2 उड़ती है प्लस वाटर बनता है, तो ये हो जाएगा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड खत्म हो गए। अब बचेगा क्या, ऑर्गेनिक सारे जो कंपाउंड्स थे वो तो खत्म हो गए, बचेगा क्या, इनऑर्गेनिक। लास्ट में राख बचेगी, एश लेफ्ट, जिसके अंदर क्या होंगे, अपने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लाइक अपने फॉस्फेट आयन हो जाएगा, BO4 नेगेटिव और SO4 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, ये चीज। हाँ ठीक है, फॉस्फेट आयन होगा, सल्फेट आयन होगा मतलब कंपाउंड में, और एलिमेंट कौन सा, कैल्शियम मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक में ये बचेगा। तो ये अपनी एश एनालिसिस पूरी होगी। अब अपने लगभग अपने चैप्टर का जो इंट्रो पार्ट है वो खत्म हो गया, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। कल अपने चालू करेंगे इसका मेन पॉइंट। मतलब पहले आपको बताता हूँ बायोमोलिक्यूल में होता क्या क्या है। कौन सा पहले बोलिए, बायोमोलिक्यूल्स में अपने पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बायोमोलिक्यूल अपने चार चीज आती है और एक एंजाइम भी आता है, ये लास्ट में पढ़ते हैं एंजाइम्स। बायोमोलिक्यूल्स अपने पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस, एंजाइम। ये सारे अपने हर वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मतलब इसके बहुत सारे पार्ट होंगे लेक्चर के। तो कार्बोहाइड्रेट अपने कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ध्यान रख लो कि अपना जो बॉडी होती है या फिर सेलुलर पूल होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ट्रिक याद रखो, चौन। सेलुलर पूल या बॉडी में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, चौन। और इनका भी जो अगर सबसे ज्यादा कौन सा होगा, अबंडेंस किसकी भी सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर हाइड्रोजन की होगी। तो इतना ही था आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।